स्वागत है आपका अनअकैडमी के हेलो टीचर्स पर। मैं आपका जीएस मेंटर ज्ञान प्रकाश झा आपके सामने हाजिर हूँ। तो जितने भी बच्चे देख रहे हैं सभी बच्चे एक बार जल्दी से जुड़ जाएंगे। सेशन को आप लोग शेयर कर देंगे और लाइक कर देंगे। फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को और देखते हैं आज के महत्वपूर्ण तथ्यों को। आज से दोस्तों जैसा आप लोगों को पता है कि जूनियर सुपर टेट की जो साइंस के लिए जो सेशंस है आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। और फ्रॉम टुडे वी विल डिस्कस। आज से हम लोग जो सुपर टेट के साइंस के सिलेबस के अकॉर्डिंग एक एक टॉपिक को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं विद थ्योरी एंड एमसीक्यूज के साथ। तो आज का जो हमारा मुद्दा होगा, आज हम लोग देखेंगे कि आखिर इसमें हमें क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, बुक के सोर्स क्या होनी चाहिए। साइंस की मैं बात करूंगा यहाँ पर आपके लिए। साइंस में आपको कितने घंटे पढ़ने की जरूरत है, क्या पढ़ने की जरूरत है, और मतलब यहाँ पर हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे किस बुक से पढ़ना है ना, आपको मतलब कहाँ से क्वेश्चंस करने हैं, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे आज के क्लास में। तो सभी बच्चे सेशन को शेयर कर देंगे। ये मेरा इंट्रोडक्शन है। जिन्होंने अनअकैडमी के ऐप पर फॉलो नहीं किया वो अनअकैडमी के ऐप पे फॉलो भी कर लेंगे, ताकि मेरी जो स्पेशल क्लासेस है उसका आपको नोटिफिकेशन इन्फॉर्मेशन वगैरह मिल जाएगा और आप उसका लाभ ले सकेंगे। ठीक है, बात करते हैं इसके बाद। तो दोस्तों आप हमारे प्लस कोर्स से भी जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको डेली लाइव क्लासेस मिलेंगी, लाइव टेस्ट एंड क्विज़ेस मिलेंगी। ठीक है, इसके बाद आपको याद रखना है लाइव टेस्ट एंड क्विज़ेस मिलेंगे, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज मिलेंगे डिफरेंट एग्जाम के लिए, और इन सभी का आपको अनलिमिटेड एक्सेस भी मिलेगा। इसके लिए आपको करना क्या होगा, अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर करना होगा, जिसके लिए आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना है। उसके बाद आपको अपना गोल टीचिंग एग्जाम सेलेक्ट करना है, फिर आपने गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होंगे, जिसमें से आप या तो 12 या 24 मंथ कोई भी आप एक ऑप्ट करेंगे। उसके बाद ये कोड यूज करेंगे। इस कोड को यूज करने पर मिलेगा आपको 10% का डिस्काउंट। देन आप प्रोसीड टू पे पर क्लिक करेंगे, पेमेंट करेंगे, और पेमेंट करने के बाद आप अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन का बेनिफिट ले पाएंगे। और याद रखेंगे अगर आप 6, 12 और 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपके पास नो कॉस्ट ईएमआई का ऑप्शन भी अवेलेबल होता है। इसका मतलब ये है आप इसी अमाउंट को छोटे छोटे इंस्टॉलमेंट में मंथली भी पे कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सभी बच्चे एक बार सेशन को जल्दी से शेयर और लाइक कर दें। देन वी विल स्टार्ट द सेशन ऑफ टुडे और डिस्कस करेंगे आज के कई सारे चीजों को। सौरभ जी जल्दी करेंगे वो भी। अच्छा, वॉइस इको हो रहा है क्या? वेट मैं करता हूँ, एक सेकंड आप लोग वेट कीजिए थोड़ा सा, मैं देखता हूँ वॉइस में क्या प्रॉब्लम है। नाउ वॉइस ओके और नॉट? हाँ जी, हाँ अनुभव जी आप उसकी चिंता ना करें। हाँ अनुभव जी आप उसकी चिंता ना करें। चलिए हाँ ठीक है, हम लोग जब बात करते हैं दोस्तों इसके बाद की तरफ चलते हैं। तो आज से हम लोग डिस्कस करेंगे सिलेबस, और एक एक देखिए मैं आज ही सारे टॉपिक को डिस्कस करूंगा आपके साथ। एक एक टॉपिक को टुडे वी विल डिस्कस। आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। साइंस के लिए जूनियर सुपर 10 की साइंस के लिए आप निश्चिंत रहिए। अगले 45 दिनों के अंदर जो सुपर टेट का सिलेबस है साइंस का उसे मैं कवर कराऊंगा और यहीं पर कवर कराऊंगा। चिंता आपको करने की आवश्यकता नहीं है। बात करते हैं दोस्तों, तो आपका ये रीट लेवल 2 का क्लास स्टार्ट हो चुका है, बैच स्टार्ट हो चुका है 5 मार्च से। आज से भी बैच स्टार्ट हुआ है, तो आप इसमें ये फैकल्टीज पढ़ा रही है, तो आप इनसे जुड़कर इनसे मतलब मार्गदर्शन ले सकते हैं, इसमें आप एनरोल करवा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जैसा टॉपिक आप लोगों ने देखा होगा, यहाँ पर आपने पढ़ा होगा मतलब डे 1, डे 2, डे 3 ऐसे करके हम लोग 45 डेज तक चलेंगे। और डेली जैसे आज का टॉपिक है फूड एंड न्यूट्रिशन, है ना, इस टॉपिक को प्रयास करेंगे हम लोग आज कवर। आज का टॉपिक तो मतलब आपका क्या है, आज का टॉपिक जो है वो आप लोग जानते हैं, सिलेबस है, स्ट्रेटेजी है ना, कि क्या क्या टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है। और कल का जो टॉपिक होगा उसमें हम लोग देखेंगे जो फूड एंड न्यूट्रिशन हमारा कल का टॉपिक होगा। फिर इसी तरह परसों का टॉपिक होगा फोटोसिंथेसिस, फिर इसी तरह कार्बोहाइड्रेट, फिर विटामिन, फिर आपके पॉलीमर्स, हाइड्रोकार्बन्स, साइंस इन डेली लाइफ, वर्क है, एनर्जी है, फोर्स है, मोशन है, जितने भी टॉपिक्स है सभी को डिस्कस करेंगे। चलिए अनुभव जी चिंता मत कीजिए, 35-40 नहीं ज्यादा आएंगे आपके। ठीक है,
हाँ, गुड इवनिंग श्रुति जी, हेमंत जी, सत्येंद्र जी, महिमा जी, शालू जी, योगेश जी, अंकी जी, चेतन जी, मोनी जी, रेखा जी, आयुष जी, सभी बच्चे जुड़ गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए जो हमारा सिलेबस है ना, सिलेबस में आपके 50 मार्क्स के साइंस आने वाले हैं, है ना। इसमें आपके कितने मार्क्स के साइंस होंगे? 50 मार्क्स के, जिसमें आपके टॉपिक्स जो हैं, ठीक है, टॉपिक्स जैसे आपके सिलेबस में दिया हुआ है मैं उसी अकॉर्डिंग लिख रहा हूं टॉपिक को। आप लोग बिल्कुल भी घबराएंगे नहीं। पहले हम लोग टॉपिक देख लेते हैं, फिर टॉपिक के बाद हम लोग कैसे कैसे हम लोग कवर करेंगे उससे हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है ना। तो साइंस का जो टॉपिक है दोस्तों, इसमें याद रखेंगे सबसे पहला है आपका दैनिक जीवन में विज्ञान। जो भी टॉपिक है दैनिक जीवन में विज्ञान, मैं इसे थोड़ा अंग्रेजी में लिख दे रहा हूं, साइंस इन डेली लाइफ, ठीक है। सबसे पहला टॉपिक है साइंस इन डेली लाइफ। अब इसमें देखिए हमें क्या क्या पढ़ना होता है, इसकी मैं बात कर रहा हूं। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? जो रेसे होते हैं, है ना, जो प्लास्टिक होते हैं, ये सारी चीजें किस में आती है? जो मेडिसिन होते हैं, सॉप होते हैं, डालडा होता है, ये सारी चीजें जो आपका होता है, ये सारी चीजें जो होती है वो हम लोग किसके अंदर पढ़ते हैं? वो साइंस एंड डेली लाइफ के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है। कुछ मेडिसिन हैं। दूसरा जो आपका टॉपिक है याद रखिएगा वो है इन्वेंशंस। इन्वेंशंस यानी महत्वपूर्ण खोज। महत्वपूर्ण खोज की जब बात करते हैं दोस्तों, तो इसके अंदर आपसे पूछा जा सकता है, जैसे मैं सिंपल सिंपल अगर मैं आपसे प्रश्न बताऊं तो आपसे क्या प्रश्न पूछा जा सकता है यहां से महत्वपूर्ण खोज में, कि बैरोमीटर की खोज किसने करी? इस प्रकार का सवाल आपसे पूछा जा सकता है। आपसे पूछा जा सकता है कि थर्मामीटर को किसने डेवलप किया, है ना। इसी तरह आपसे पूछा जा सकता है त्वरित चालक का आविष्कार किसने किया, है ना। आपसे पूछा जा सकता है कि ट्रांसफॉर्मर की खोज किसने करी, ठीक है ना। आपसे पूछा जा सकता है इलेक्ट्रिक बैटरी की खोज किसने करी। जितने भी इंपॉर्टेंट इन्वेंशंस हैं, इन सभी इन्वेंशंस से आपसे सवाल पूछा जा सकता है। इसके बाद की बात करें दोस्तों, तो आपसे पूछा जा सकता है, तीसरे अगर मुद्दे की तरफ चले, थर्ड जो टॉपिक आपसे पूछा जा सकता है वो दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है सजीव निर्जीव यानी लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स यानी कि सजीव और निर्जीव चीज, ये आपसे पूछा जा सकता है, नॉन लिविंग एंड लिविंग। इसके बाद की बात करता है दोस्तों, अगला आपसे पूछा जा सकता है क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग्स। देखिए एक चीज आप याद रखेंगे यहां पर, जो आपका बॉटनी वाला पार्ट है ना, क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग, जिसमें कि आपने पढ़ा होगा आर्थ्रोपोडा पढ़ा होगा, मोलस्का पढ़ा होगा, सैलेंट्रेटा पढ़ा होगा, एनालिडा पढ़ा होगा। ये जो क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग्स या एक तरह से आप कह लीजिए बॉटनी वाला जो पार्ट है ना, ये आपका बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है किस एग्जाम में? इस जूनियर सुपर टेट के पेपर में। तो इस चीज को आप याद रखेंगे। इसके बाद की बात करते हैं दोस्तों, तो क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम, है ना। क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग के बाद इसी में आप सब टॉपिक बनाकर लिख सकते हैं। जो आपसे हो सकता है टॉपिक आपसे मतलब जो अगला टॉपिक हो सकता है क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम। क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम, ये सारे टॉपिक्स हैं जो कि आपको पढ़ने हैं, किंगडम। इसके बाद है अगला क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम। इसके बाद आएगा आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड देयर क्लासिफिकेशन, यानी कि सूक्ष्म जीव तथा उसका वर्गीकरण। और इसके अंदर हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे दोस्तों? इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे बैक्टीरिया के बारे में, एल्गी के बारे में, फंगाई के बारे में, वायरस के बारे में, प्रोटोजोआ के बारे में। इन सभी चीजों के बारे में पढ़ेंगे कहां पर? हम लोग सूक्ष्म जीव तथा उसके वर्गीकरण में। इसके बाद दोस्तों अगला जो टॉपिक होगा आपका वो होगा सेल, है ना, सेल एंड टिश्यू, है ना। सेल एंड टिश्यू यानी कोशिका एवं उत्तक, ये भी आपका एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। इसके बाद की बात करेंगे दोस्तों, तो यहां पर आएगा एडोलसेंस। एडोलसेंस नामक टॉपिक है जिसे हम लोग दोस्तों बोलते हैं किशोरावस्था। और किशोरावस्था में दोस्तों बेसिकली हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं? हार्मोन्स के बारे में पढ़ा जाता है यहां पर। यानी कि एक तरह से ये जो सिस्टम है दोस्तों, इसे हम लोग बोल सकते हैं एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है। इसे आप लिखेंगे एडोलसेंस, या जिसे दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं? किशोरावस्था कहते हैं। इसके बारे में पढ़ना है।
इसके बाद की बात करते हैं दोस्तों जो अगला टॉपिक है। पहले मैं टॉपिक डिस्कस कर रहा हूं, इसके बाद हम सोर्स की बात करेंगे, फिर कब पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, इन सभी तथ्यों की हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, यहां तक सभी को समझ में आ रहा है? यहां तक सभी को समझ में आ रहा है, हाँ या नहीं? एक एक चीज कंप्लीट होगी रॉयल मैथ क्लासेस जी, आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है ना? हाँ जी मिस्टर मेंटर जी, ये जूनियर सुपर टेट जो आई है एडेड वैकेंसी जी, उसके लिए है बिल्कुल। हर्षी आचार्य जी, टॉपिक आज से ही हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना? आज से हम लोगों की प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, पहले टॉपिक हम लोग डिस्कस, आपको ये तो पता होना चाहिए ना कि व्हाट वी हैव टू स्टडी, हमें पढ़ना क्या है आखिर, है ना? हर चीज तो नहीं पढ़ सकते ना, साइंस तो पूरा सागर है। अब सागर में आपके काम का चीज कितना है उसे हमें निकालना है उससे। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि क्या हमें पढ़ना है। ठीक है, देखिए यहां पर जो संजू जी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि मैं पहले बायोलॉजी कराऊंगा, पहले केमिस्ट्री कराऊंगा, पहले फिजिक्स कराऊंगा, नहीं। यहां पर सारे टॉपिक्स जैसे दिए गए हैं उसी टॉपिक्स के अकॉर्डिंग हम लोग करेंगे। हो सकता है किसी दिन फूड एंड न्यूट्रिशन हो, किसी दिन सेल हो, लेकिन एक दूसरे से कनेक्ट करके चीजों को हम लोग चलेंगे। ठीक है ना? तो बिल्कुल आप लोगों को चिंता नहीं करना है। हाँ, ये सभी साइंस के एग्जाम में आएंगे। पूनम जी, उसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, अनअकैडमी का जाकर आप ऐप पर सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। सेशन को इसी प्रकार आप लोग शेयर करते रहिए। ठीक है, अरे बिल्कुल हार्ड नहीं लगेगा, पहले आप पढ़िए तो, है ना? फिजिक्स भी आपको आसान लगेगा। इसके बाद दोस्तों अगला जो हमारा टॉपिक होगा, जो भी टॉपिक है याद रखिएगा, फूड न्यूट्रिशन एंड हेल्थ। फूड न्यूट्रिशन एंड हेल्थ, यानी कि इसको हम लोग हिंदी में कहेंगे स्वास्थ्य पोषण एवं भोजन, है ना? स्वास्थ्य पोषण एवं भोजन। इसके बाद दोस्तों आएगा क्रॉप प्रोडक्शन, यानी फसल उत्पादन एंड नाइट्रोजन साइकिल या नाइट्रोजन चक्र। ये सारे टॉपिक आप लिखेंगे, एक एक टॉपिक आपको कराया जाएगा, है ना? क्रॉप पैटर्न में देखिए, क्रॉप प्रोडक्शन में हम लोग क्या पढ़ेंगे, बेसिकली यहां पर रबी क्रॉप क्या है, खरीफ क्रॉप क्या है, रबी क्रॉप कब कब होता है, खरीफ क्रॉप कब कब होता है ना? उसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं। नाइट्रोजन साइकिल में हम लोग पढ़ेंगे फर्टिलाइजर्स में कि नाइट्रोजन साइकिल, नाइट्रोजन चक्र में ये आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन कौन करता है, कैसे करता है, उसके लिए किस किस बैक्टीरिया की जरूरत होती है, इन सभी तथ्यों की बात करेंगे हम लोग कहां पर, नाइट्रोजन साइकिल के अंदर। इसके बाद दोस्तों जो अगला टॉपिक है वह है न्यूट्रिशन इन एनिमल, है ना? न्यूट्रिशन इन एनिमल, यहां पर दोस्तों हम लोग बेसिकली पढ़ेंगे किसके बारे में, कार्बोहाइड्रेट क्या है, प्रोटीन क्या है, फैट क्या है, मिनरल्स क्या हैं, आयरन की जरूरत क्यों है हमें, मैग्नीशियम की जरूरत क्यों है, कैल्शियम की जरूरत क्यों है, विटामिन की जरूरत क्यों है, इन सभी चीजों के बारे में पढ़ेंगे कहां पर, इस टॉपिक में, जिसका नाम है न्यूट्रिशन एनिमल यानी जंतुओं में पोषण। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट, यानी कि प्लांट के अंदर न्यूट्रिशन कैसे होता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि प्लांट जो होते हैं, कई सारे प्लांट ऐसे होते हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं, सभी मैक्सिमम प्लांट। लेकिन कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो फोटोसिंथेसिस नहीं करते, और उसका सबसे अच्छा एग्जांपल आपको पता होना चाहिए कि इसका एग्जांपल क्या है, कसकटा है, अमरबेल है, नेपेंथिस है। ये सभी ऐसे पौधे होते हैं जो क्या करते हैं, पोषण कैसे करते हैं, दूसरों पर निर्भर होता है पोषण के लिए। लेकिन जो मैक्सिमम प्लांट होते हैं वो कैसे पोषण करते हैं, वो फोटोसिंथेसिस के द्वारा यानी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं, और उसके द्वारा क्या करते हैं, वो भोजन को बनाते हैं। क्लियर है ये चीज, सभी को समझ में आ रही है बात? चलिए, इसके बाद हम लोग बात करेंगे अगले टॉपिक की। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, इसके बाद अगले मुद्दे की तरफ चलते हैं। सेशन को दोस्तों शेयर और लाइक भी करते रहिए आप लोग। इसके बाद जो अगला टॉपिक होगा हमारा, ठीक है, इसके बाद अगला टॉपिक है दोस्तों रेस्पिरेशन, यानी जीवों में श्वसन, यानी कि रेस्पिरेशन कैसे होता है, श्वसन कैसे होता है ना? इसकी बात करेंगे हम लोग। इसके बाद दोस्तों याद रखिएगा किसकी बात करेंगे हम लोग, इसके बाद एक्सक्रेशन की बात करेंगे, उत्सर्जन की बात करेंगे, है ना? इसी के अंदर दोस्तों आपसे पूछा जाएगा ह्यूमन बॉडी के बारे में, यानी मानव शरीर के बारे में, है ना? मानव शरीर के बारे में याद रखिएगा दोस्तों, यहां पर आपसे सवाल पूछा जाएगा। और मानव शरीर में हमें जितने भी मानव तंत्र हैं,
ठीक है, ह्यूमन बॉडी में आपको लगभग सारे सर्कुलेटरी सिस्टम, हार्ट, ब्लड, है ना, ये सारी चीजें आपसे पूछी जाएगी। यहां पर मानव शरीर कह सकते हैं, इसके बारे में आपको पढ़ना है। ये दोस्तों आप देख सकते हैं, ये सारे जो टॉपिक्स थे, जितने भी टॉपिक अभी तक हमने डिस्कस करे हैं यहां से लेकर यहां तक में, ये जितने भी टॉपिक्स हैं, ये सारे टॉपिक्स किसके थे दोस्तों? बायोलॉजी के टॉपिक थे। ठीक है, अब इसके बाद देखिए टॉपिक आएगा क्या? केमिस्ट्री का। आपको मैं बता दूं बार बार कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका जूनियर सुपर टेट में बायोलॉजी रहेगा। बायोलॉजी के बाद आपका दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट केमिस्ट्री रहेगा, और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो है आपका वो फिजिक्स रहेगा। इसकी बात करते हैं दोस्तों, तो यहां पर आपका फिजिक्स का आप देखिए टॉपिक क्या आएगा? यूनिट एंड मेजरमेंट, है ना, जिससे इसी को दोस्तों हम लोग क्या बोल देते हैं, मतलब इसी को हम लोग यूनिट एंड डायमेंशन बोलते हैं, यानी कि इकाई एवं बीमा कहते हैं। पहला टॉपिक मेजरमेंट है। दूसरा टॉपिक याद रखिएगा दोस्तों, यहां पर क्या है? इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी। इसके बाद तीसरा टॉपिक क्या है दोस्तों? मैग्नेटिज्म है ना, मैग्नेटिज्म, या जिसे हम लोग चुंबकत्व कहते हैं। चौथा टॉपिक जो है दोस्तों यहां पर याद रखिएगा मोशन है ना, और मोशन यानी जिसे हम लोग गति कहते हैं। पांचवा टॉपिक है दोस्तों फोर्स एंड मैकेनिक्स, यानी कि जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? जिसे हम लोग बोलते हैं बल एवं यांत्रिकी। ठीक है, ये पढ़ेंगे। इसके बाद अगला टॉपिक आएगा दोस्तों यहां पर याद रखिएगा, इसके बाद अगला टॉपिक आएगा एनर्जी। ठीक है, फिर इसके बाद आएगा साउंड यानी ध्वनि। इसके बाद दोस्तों अगला टॉपिक जो हमें पढ़ना है इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, है ना, ये इसी के साथ हम लोग पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिसिटी के साथ ही यहां पर आप इसे जोड़ लीजिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं स्थिर वैद्युतिकी। और इसके बाद अगला टॉपिक है दोस्तों दैट इज लाइट, है ना, लाइट, या जिसे हम लोग प्रकाश कहते हैं। तो ये देखिए किसके टॉपिक हैं? ये सभी टॉपिक हैं मतलब फिजिक्स के इतने टॉपिक को वी हैव टू कवर इन दिस जूनियर सुपर टेट एग्जाम, और एक एक टॉपिक को हम कराएंगे। आपको इसके लिए चिंता करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, इसके बाद देखिए कुछ टॉपिक्स हैं इन्वायरमेंट से, इन्वायरमेंट से रिलेटेड कुछ टॉपिक है। जैसे क्या क्या टॉपिक है इन्वायरमेंट से रिलेटेड, उसके बारे में याद रखिएगा। सबसे पहले आपका है एयर क्वालिटी, वायु के गुण, है ना, एयर क्वालिटी सबसे पहला चीज। दूसरा दोस्तों आपको यहां पर जो पूछा जाएगा, एयर का कंपोजिशन, एयर का क्या क्या संगठन है। ठीक है, यानी एयर क्वालिटी एंड कंपोजिशन भी कह सकते हैं। तीसरा आपका यहीं पर क्या आ जाएगा? यहीं पर आ जाता है ओजोन के बारे में पढ़ना है हमको। यहीं पर हमें पढ़ना है ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में। ठीक है, यहीं पर दोस्तों आपको पढ़ना है कुछ पॉल्यूशन के बारे में, प्रदूषण के बारे में। इन सभी से भी आपके सवाल बनेंगे। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स हैं जो किसके हैं दोस्तों? आपके इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के टॉपिक हैं। अब आगे की तरफ चलते हैं। अगला जो टॉपिक है दोस्तों, और यहीं पर एक आध टॉपिक याद रखिएगा, वाटर कंजर्वेशन और वाटर साइकिल। वाटर साइकिल या जिसे हम लोग जल चक्र कहते हैं, और वाटर साइकिल एंड वाटर कंजर्वेशन या जल संरक्षण, इससे रिलेटेड भी टॉपिक आपको याद रखना। यहां से भी आपके सवाल बनेंगे। ये सारी चीजें हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। इसके बाद आता है केमिस्ट्री के अंदर। केमिस्ट्री के अंदर दोस्तों सबसे पहला टॉपिक है, केमिस्ट्री में जो सबसे पहला टॉपिक आपसे पूछा जा सकता है, जितना मैं यहां पर लिखा रहा हूं ये सारे टॉपिक्स मैं आपको कराऊंगा इन 45 डेज में। सबसे इसलिए टॉपिक को आप लोग जरूर नोट करेंगे, ठीक है ना, ताकि जो भी टॉपिक आपका ना हुआ हो आप हमें बता सकते हैं सर ये टॉपिक कवर नहीं हुआ है, ये हमने कवर करना है। यहां तक अगर आप लोगों को कोई समस्या हो, कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो आप लोग पहले बताइए, तब हम लोग आगे की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, हाँ हेमंत जी उसके लिए भी देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं, है ना। गुड इवनिंग संदीप जी। चलिए आगे की तरफ चलें, हम नेक्स्ट उस पर चलें। चलिए अगले केमिस्ट्री की जब बात करते हैं तो सबसे पहला टॉपिक है यहां पर मैटर। मैटर यानी जिसे हम लोग पदार्थ कहते हैं, पदार्थों का क्या समूह है ना, इसका क्या कंपोजिशन है ना, ये सारी चीजें आपको मैटर में पढ़नी है। सबसे पहला टॉपिक जो होगा इसका मैटर होगा। ठीक है, सेपरेशन ऑफ मैटर, मिक्सचर का सेपरेशन, है ना। इसके बाद दोस्तों दूसरा टॉपिक है यहां पर एसिड, बेस एंड सॉल्ट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके एग्जामिनेशन के लिहाज से, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अम्ल, क्षार एवं लवण। इसके बाद दोस्तों आएगा प्लास्टिक, है ना, पॉलीमर,
यानी बहुलक, इसके बाद दोस्तों ग्लास, है ना, ग्लास यानी कांच, ये सारी चीजें, इसके बाद साबुन यानी सॉप, वही ये सारी चीजें दोस्तों इसके अंदर आएगी। इसके बाद हम लोगों को पढ़ना है मिनरल एंड मेटल, है ना, मिनरल एंड मेटल यानी कि मेटल्स के क्या क्या यूज हैं, उस मेटल के क्या क्या यूजेस हैं, है ना, किस मेटल का कौन सा ओर है, कौन सा मेटल किस मिनरल से प्राप्त होता है, ठीक है, ये सारी चीजें आपसे पूछी जाएगी। इसके बाद दोस्तों केमिस्ट्री के अंदर कार्बन एंड कंपाउंड, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, है ना, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ये आपसे पूछा जाएगा। इसके बाद याद रखिएगा सोर्सेस ऑफ एनर्जी, यानी कि एनर्जी के क्या क्या सोर्सेस हैं। यहां पर डिफरेंट प्रकार के एनर्जी के सोर्सेस की बात करनी पड़ेगी हमें। थर्मल एनर्जी है, हाइडल एनर्जी है, विंड एनर्जी है ना, भूतापीय ऊर्जा है ना, इसके बाद आपके पास दोस्तों न्यूक्लियर एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, ठीक है, ये जितने भी प्रकार की एनर्जी हैं उन सभी प्रकार के सोर्सेस ऑफ एनर्जी की हमें बात करनी पड़ेगी यहां पर। इसके बाद दोस्तों याद रखिएगा पीरियोडिक टेबल है, आवर्त सारणी है, ठीक है। इसके बाद जो टॉपिक है दोस्तों यहां पर याद रखेंगे, इसके बाद पीरियोडिक टेबल है, फिर इसके बाद आपका हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन या जिसे हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, हाइड्रोकार्बन या हाइड्रोकार्बन ही कहा जाता है इसे। यहां पर दोस्तों बायो, इसके अंदर एक टॉपिक रह गया फिजिक्स के अंदर जो आपसे पूछा जा सकता है, जहां से आपसे सवाल पूछा जाएगा हीट यानी उष्मा, ये भी आपके सिलेबस के अंदर है, यहां से भी आपका सवाल पूछा जाएगा, ठीक है। और बायोलॉजी में दोस्तों एक टॉपिक ऐड करेंगे यहां पर, दैट इज सर्कुलेटरी सिस्टम, या जिसे हम लोग हार्ट एंड ब्लड कहते हैं, सिंपल हार्ट एंड ब्लड लिख लेंगे। ये टॉपिक जो है आपका सिलेबस के अंदर है जिसे हमने पढ़ना है। अब ये सिलेबस आप लोगों को समझ में आ गया, तब हम लोग सोर्सेस की बात करेंगे। हमें इन चीजों को किन किन सोर्स से, किन किन स्रोतों से पढ़ना है और कहां से कौन कौन सी बुक आपने फॉलो करनी है, जिससे कि आप 50 में से इजिली 45 प्लस लेकर आए, ठीक है। देखिए एग्जाम का लेवल, ममता जी अभी वही लेवल वगैरह की भी बात करेंगे हम लोग, एग्जाम के लेवल की भी चर्चा करेंगे। पहले आप लोगों को सिलेबस तो समझ में आ गया ना, सिलेबस आप लोगों को समझ में आ गया, हाँ जी, आगे चलूं, चलिए अब हम लोग बात करेंगे सबसे पहले सोर्सेस की, कहां से हमें पढ़ना है, किन किन बुक को फॉलो करना है, ठीक है। नाउ ह्यूमन डिजीज तो आ गया ना, ह्यूमन डिजीज उसी में लिखा था मैंने, मानव स्वास्थ्य, पोषण और भोजन, वहां पर ह्यूमन डिजीज वहां पर आ चुका था, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं इसके आगे सोर्सेस की बात करें तो देखिए जैसे यूपी टेट का ये एग्जाम है, यूपी का एग्जाम है, जूनियर सुपर टेट है ना, तो इसके लिए आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट सोर्सेस की मैं बात कर रहा हूं जो काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं आपके लिए। सबसे जो बेस्ट सोर्स है, सबसे जो बेस्ट सोर्स है, कई बच्चों का यह सवाल है कि सर इसका लेवल क्या रहेगा, तो मैं आप लोगों को लेवल की बात करूं तो लेवल इसका रहेगा अप टू 10th। साइंस में जो लेवल रहेगा आपका अप टू 10th तक का लेवल रहेगा, तो ये चीज आप दिमाग से निकाल देंगे कि 8वीं तक के एग्जाम का सिलेबस होगा, नहीं, सिलेबस कहां तक का रहेगा आपका, अप टू 10th तक का, 10वीं तक का जो सिलेबस है वो सारी चीजें आपसे पूछी जाएगी, सबसे पहली बात। दूसरी बात, इसका सबसे जो बेस्ट सोर्स है दोस्तों वो है कौन सी, एनसीईआरटी की किताब है। ये अगर आपने एनसीईआरटी की किताब, अगर मैं यहां पर सिर्फ 8th 9th और 10th ये 3 किताबें अगर आप साइंस की अच्छे से पढ़ लेते हो, अच्छे से समझ लेते हो, तो आपके सवाल जो हैं 45 सवाल आपके कहीं नहीं जाएंगे, ठीक है। अगर आपको एनसीईआरटी अगर आप पढ़ लेते हैं 8वीं 9वीं और 10वीं की, सबसे बेस्ट किताब है ये। दूसरा किताब जो है इसका दोस्तों, दूसरा मैं सोर्स बताऊं तो आपका जो दूसरा बुक है वो क्या है दोस्तों, वो है आपका यूपी बोर्ड की किताब। मैं जो है फैक्ट में आपसे बातें करूंगा, इधर उधर मैं आपको नहीं घुमाऊंगा कि ये किताब खरीद लो, वो कुछ किताब खरीद लो, यहां से सवाल आएंगे वहां से सवाल आएंगे, नहीं। यहां पर भी आप 8th 9th और 10th की किताब पढ़ लीजिए, किसकी, साइंस की किताब पढ़ लीजिए यूपी बोर्ड की, तो यहां पर आप इस 45 को और अच्छे से क्या करोगे, मतलब फिक्स कर लोगे इससे, ठीक है। तीसरी बात अगर मैं करूं, तीसरी किताब आपको कौन सी पढ़नी है, तीसरी किताब आपको पढ़नी है दोस्तों, एक पब्लिकेशन की किताब आती है लखमीर सिंह की, लखमीर सिंह की किताब आती है, ठीक है।
किसकी? तो ये एस चांद पब्लिकेशन की किताब आती है, ये आप 9th एंड 10th की किताब आती है, आप इसे लेकर पढ़ लो। ठीक है, इस 3 किताब के अलावे आपको किसी भी किताब को पढ़ने की जरूरत नहीं है। सबसे बेस्ट तो क्या है? एनसीईआरटी एंड यूपी बोर्ड, ये तो मस्ट है, इसे तो आपने करना ही करना है। ठीक है, हाँ देखिए, मेरा कहने का मतलब क्या है सालू जी, कंटेंट तो इसमें भी सेम होगा, एनसीईआरटी हो, यूपी बोर्ड हो या लखमीर सिंह, कंटेंट तो सभी में सेम होगा, है ना। ऐसा नहीं है कि यूपी बोर्ड में यहां पर अगर एनसीईआरटी में लिखा है कि थायराइड ग्लैंड थायरोक्सिन हार्मोन सिक्रेट करता है, तो यूपी बोर्ड वाले ऐसा नहीं करते हैं कि थायराइड ग्लैंड से वो थाइमोसिन सिक्रेट कराने लग जाएंगे, नहीं। हाँ, ये कुछ कुछ चीजें, मतलब यहां पर कहते हैं ना कि कुछ कुछ चीजें स्पेशल यहां पर मिल जाती है, यूपी से रिलेटेड कुछ पार्टिकुलर चीजें यहां पर मिल जाती है, कुछ नई चीजें सीखने को मिल जाती है। और वहां से हो सकता है कि यूपी का एग्जाम है तो वहां पर, क्योंकि आप जब जाओगे पढ़ाने के लिए तो आपको यही किताबें पढ़ानी है वहां पर, समझ रहे हैं बात को? ठीक है, अब सवाल उठता है क्वेश्चन की प्रैक्टिस का। अच्छा, फिर तो काफी अच्छा है ना, फिर तो काफी अच्छा है मनीषा जी। चलिए, यहां तक सभी को समझ में आ गया। सेशन को दोस्तों आप लोग शेयर भी करिए, सभी छात्र सेशन को आप लोग लाइक भी करते रहें, जितने भी बच्चे देख रहे हैं ज्यादा से ज्यादा, ठीक है ना। हाँ देखिए, सीबा जी, सीबा पठान जी, इसलिए मैंने सबसे ऊपर क्या रखा है? एनसीईआरटी रखा है। अगर एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं तो ये क्या है? मस्ट, ये तो मस्ट है। और अगर ऊपर से आप ये पढ़ते हैं ना तो ये क्या है? आपका एडिशनल है, ये आपको बेनिफिट करेगा, है ना। अगर आप ये भी पढ़कर जाते हैं तो कोई समस्या नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन कहते हैं ना, ये सोने पर सुहागा वाली बात, ये तो सोना है, अगर आप इस पर से यूपी बोर्ड और लखमीर सिंह पढ़ लेते हैं तो ये सुहागे का काम करेगा, है ना। मेरे कहने का मतलब ये है। ठीक है, अब आपके मन में सवाल उठेगा, सर क्वेश्चन की प्रैक्टिस कहां से करूं? क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के लिए याद रखेंगे, जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे, और यहां पर मैं जानता हूं कि मैक्सिमम छात्र जो होंगे वो हिंदी मीडियम वाले ही होंगे, है ना। जो यहां पर अधिकतम छात्र होंगे वो कौन होंगे? हिंदी मीडियम वाले ही होंगे। यहां पर मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन के लिए हिंदी मीडियम वाले जितने भी बच्चे हैं, वो एक बुक आती है घटना चक्र। ठीक है, कौन सी किताब आती है? घटना चक्र पब्लिकेशन की किताब आती है। आप ये किताब जाएंगे हिंदी मीडियम में जाकर, विज्ञान के लिए आ जाएगी, अभी अगर नहीं आई होगी तो एक आध वीक में जरूर आ जाएगी मार्केट में, आप वो जाकर ले लीजिएगा। ठीक है, और इंग्लिश की अगर मैं बात करूं, इंग्लिश वाले जो बच्चे हैं वो या तो दोस्तों एक पब्लिकेशन आता है किरण, ठीक है, आप लोगों ने नाम सुना होगा। ये इस इंग्लिश में थोड़ा बहुत क्या है कि इसमें एरर थोड़ा बहुत होता है, जिसे आपको क्या करना पड़ेगा, जिसको मतलब आपको देखना पड़ेगा कि कहां पर एरर है। तो ये किरण की आप किताब क्या कर सकते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले परचेज कर सकते हैं, इसकी किताब मिल जाएगी आपको, ये आप इससे कर सकते हैं वो चीज। ठीक है, क्लियर है यहां तक? हाँ, पेपर बाइलिंगुअल होगा। तो ये आपको सिलेबस पता चल गया, कहां से कौन सी बुक आपको पढ़नी है, कौन कौन सी किताबें आपको पढ़नी है ये पता चल गई। कहां का कई बच्चों को यह रहता है कि हमें कहां तक का लेवल रहेगा, तो अप टू 10th तक का लेवल रहेगा। ठीक है, ये चीज भी आपको पता चल गई। अगर आप 8, 9, 10th की किताब अगर अच्छे से पढ़ ले तो ना आप 45 मार्क्स आराम से लेकर आओगे। ठीक है, बिल्कुल भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। नहीं, घटना चक्र हिंदी में नहीं, इंग्लिश में नहीं आती है। नहीं देखिए, मैं तो सोर्स की बात कर रहा हूं, मैं आपको बस सोर्स बता रहा हूं कि ये चीजें आपको करनी है। बाकी देखिए, मस्ट तो ये है, ये मस्ट है एनसीईआरटी, बाकी समय है तो आप एडिशनल में ये चीजें करिए। जिनको एनसीईआरटी समझ नहीं आती है वो लखमीर सिंह की किताब ले लेंगे, एनसीईआरटी पढ़ें, आप लखमीर सिंह पढ़ें, बोथ आर इक्विवेलेंट। जिसे बेसिक से बिल्कुल अच्छे से समझना है ना, इसमें चीजें इतने प्यार से लिखी गई है कि कोई एक 6ठी 7वीं क्लास का भी बच्चा अगर पढ़ेगा तो उसे भी समझ में आ जाएगी ये किताब। ठीक है, तो आप इस किताब को, अगर आपको एनसीईआरटी समझ नहीं आ रही तो आप इस किताब को फॉलो कर सकते हैं एनसीईआरटी की जगह पर। ठीक है, क्लियर है यहां तक? नहीं, वो तो इनफ है ही संजय जी, क्योंकि मेरे जो नोट्स हैं, है ना, जो भी मैं आपको क्लास में कराऊंगा, या जिन्होंने मेरे प्रीवियस वीडियोस देखे हैं, वो एनसीईआरटी ही है आपका,
है ना। अगर आपके पास मेरे नोट्स अवेलेबल हैं, मेरे वीडियोस अगर आपने देख रखे हैं, तो आपको बिल्कुल भी फिक्र करने की जरूरत नहीं। आप मतलब पूरा सीना तान के, कहते हैं ना, एकदम सीना तान के जाना है, एग्जाम में बैठना है, नोट्स को बस 3-4 बार रिवाइज कर लो और 50 में से 45 आप आराम से लेकर आओगे बिना किसी चिंता के। हाँ, बट उसके लिए आप हमारे एक एक जितने भी वीडियोज हैं साइंस के, एक एक वीडियोज का प्रॉपर नोट होना चाहिए, प्रॉपर उसका लेक्चर आपको दिमाग में होना चाहिए, है ना, प्रॉपर रिवीजन होना चाहिए, तभी आप कर पाओगे। वो सारी चीजें मैं अभी यहां पर भी कराऊंगा। हाँ जी, बिल्कुल समीम जी, यहां पर भी आपका हेल्पफुल होगा। ठीक है, बिल्कुल निधि जी, आप चिंता मत कीजिए, है ना। मैंने जब बोला है 45 डेज में मैं आपको ये कराऊंगा। क्लियर है यहां तक? चलिए अब बात करते हैं इसके आगे। सेशन को दोस्तों बस आप लोग शेयर करिएगा, सभी बच्चे सेशन को लाइक करिएगा। अब अगला सवाल उठता है, सर हम साइंस कितना पढ़ें, कितना साइंस को टाइम दें कि हमारा ये कवर हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूं कितना आपको करना है, कितना टाइम देना है इस 50 मार्क्स के लिए। तो देखिए, आपको प्रतिदिन जो मैं फैक्ट बताऊंगा, अगर आप इतना दे पाते हैं तो ठीक है, नहीं दे पाते हैं तो देना पड़ेगा, आपको समय निकालना पड़ेगा इतना। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो, नहीं तो जो समय निकालेगा उसका सिलेक्शन होगा। आपको सिर्फ और सिर्फ साइंस के लिए प्रतिदिन कितने घंटे देने की आवश्यकता है? 3 आवर, 3 घंटे आपको देने पड़ेंगे साइंस के लिए। बहुत अच्छे सालू जी, तब तो आप काफी अच्छा, आपका काफी अच्छे से कवर होगा। अब बिल्कुल भी चिंता नहीं कीजिए, अब वो नोट्स बना लेती हैं तो आपका मतलब कोई भी आप एग्जाम लिखो साइंस में आपको परेशानी नहीं होगी। अब इस 3 घंटे में आपको करना क्या है? तो सबसे पहली बात, 1 घंटे तो आपको डेली आप क्या करो, लेक्चर अटेंड करो। ठीक है, 1 घंटे आप क्या करो, बुक पढ़ो, है ना, जो भी बुक आप पढ़ सकते हो वो पढ़ो। और 1 घंटे आपको क्या करना है, क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है ना, क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है और जो चीजें आपने पढ़ी है उसे रिवाइज करना है। ठीक है, ये 3 घंटे आपको देने ही पड़ेंगे, चाहे आप ये 3 घंटे एक बार में दे लो, ठीक है, चाहे आप ये 3 घंटे एक एक घंटे करके दो। मेरे हिसाब से जो अच्छा रहेगा वो आप एक एक घंटे का ब्रेक लो, है ना, 1 घंटे में आप वीडियो देखो, फिर 1 घंटे में आप बुक पढ़ो, फिर अगले 1 घंटे में आप क्या करो, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। आप एक बार में अगर ये 3 घंटे दोगे तो क्या हो जाओगे, बोर हो जाओगे, है ना। तो इसलिए आपको क्या करना है, 1 घंटे का, जैसे आपने सुबह 1 घंटे रख लो, 1 घंटे दोपहर में रख लो, 1 घंटे रात के समय रख लो। जिस समय आपको सबसे आलस लगता है पढ़ने में, उस समय आप क्या कीजिए, क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए। जिस समय आपका माइंड फ्रेश रहता है, जैसे कि सुबह का समय, उस समय आप क्या कीजिए, बुक पढ़िए। ठीक है, और जिस समय आप मतलब बैलेंस्ड कंडीशन में रहते हो, मतलब कि ना ज्यादा पढ़ने का मन हो रहा है ना बहुत कम मन हो रहा है, उस समय आप वीडियोस को देखो। क्लियर है, पॉइंट समझ में आ रहा है? तो ये सारी चीजें आपको करनी है। चलिए बहुत बढ़िया निधि जी, इसी प्रकार सेशन को आप लोग शेयर भी करें, सेशन को इसी प्रकार आप लोग लाइक भी करते रहें। अब हम लोग आते हैं अपने टॉपिक और हमारा क्या वो रहेगा, हम किस तरीके से आपको कवर कराएंगे चीजों को, अब उसकी चर्चा करते हैं। पहले यहां तक अगर आप लोगों का कोई डाउट है, कोई समस्या है, कोई प्रश्न है तो वो आप पूछ लीजिए, उसके बाद हम अपने मुद्दे को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यहां तक अगर आप लोगों की कोई समस्या हो, कोई परेशानी हो, कोई दुविधा हो, तो पहले आप लोग अपनी दुविधा पूछ लें। मुझे जितना डिस्कस करना था, जितना मैंने बताना था वो मैंने आपको बता दिया। बट हाँ, आपको 3 आवर्स इंटू 45 डेज इतना आपको देना पड़ेगा। अगर आप इतना 135 आवर अगर आप दे पाते हैं इसके लिए, तो 135 आवर अगर आप देंगे तो आप इजीली 50 में से 45 नंबर लेकर आएंगे। टेंशन नहीं लीजिए आप लोग। मनीषा जी, ठीक है, मैं इसे अपना मैं क्लास के बाद आपको मैं बता दूंगा। ठीक है, सुपर टेट केवीएस एंड जूनियर सुपर टेट साइंस का कितना परसेंट कॉमन है? देखिए, जूनियर सुपर टेट तो काफी ज्यादा है ना। सुपर टेट और केवीएस में आपका 10 मार्क्स का आता है। नॉर्मली जो सुपर टेट और केवीएस है उसमें 10 मार्क्स का आता है। अगर आप इतना कर लेते हैं तो ये आपके लिए उसमें भी काफी हेल्पफुल होगा। ठीक है सर, जीएस पार्ट फर्स्ट पेपर के उसके लिए भी 8, 9, 10 पढ़ना पड़ेगा साइंस वालों को। हाँ जी पूजा जी, उसके लिए भी 8, 9, 10 ही आपको पढ़ना है ना। 8, 9, 10 ही पढ़ना है आपको उसके लिए भी। ठीक है, और किसी का? गरिमा जी, इसके बारे में तो पता नहीं है कि मतलब चैप्टर वाइज होंगे कि नहीं, बट मे भी हो सकता है चैप्टर वाइज।
एएसओ डिस्क्रिप्टिव के लिए आप बीके सिंह की किताब संदीप जी ले सकते हैं। एमबी पब्लिकेशन की किताब आती है बीके सिंह की, आप अगर वो मार्केट में मिल जा रहा है तो आप उसको ले सकते हैं। बहुत बढ़िया स्मृति तिवारी जी, बहुत अच्छे। अच्छा, जीके जीए सीए के लिए बता दे, उसके लिए आयुष सर की क्लास हो, मतलब आयुष सर बताएंगे, है ना। कल से आएंगे, आपके करंट अफेयर्स के सर आ रहे हैं, है ना, वो आपको बताएंगे कि उनमें क्या क्या चीजें आपको कवर करनी है। नहीं नहीं रवि जी, अरे मैं बार बार बोल रहा हूं, ग्रेजुएशन लेवल का साइंस नहीं आएगा, कितनी बार मैं बता रहा हूं आप लोगों को, ठीक है। मैथ के लिए आयुष सर बताएंगे, मोनी जी, है ना, चिंता मत कीजिए। चलिए तो हम लोग अब बात करते हैं मैं क्या करने वाला हूं आप लोगों के लिए। कल से देखिए हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा। हम लोग कल से जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे, कल तो आपका फूड एंड न्यूट्रिशन है। देखिए मैं दो तरीके से आपको करवा सकता हूं, बाकी आपकी इच्छा के ऊपर है, आप जैसा कहेंगे वैसे मैं कराऊंगा। एक तरीका तो यह है कि मैं किताब लूं, एनसीईआरटी की किताब लूं, एनसीईआरटी में जो जो चीजें बताई गई वो मैं आपको करा दूं। मैं दोनों के आपके फायदे नुकसान दोनों में बताऊंगा, फिर आप लोग जैसा कहेंगे वो मैं करने के लिए तैयार हूं। पहला तो एनसीईआरटी 8वीं 9वीं 10वीं के जितने भी चैप्टर हैं मैं चैप्टर वाइज उसे करवा दूं, ठीक है। सारी चीजें मैं चैप्टर वाइज करके और उससे जो क्वेश्चंस है वो मैं क्वेश्चंस करवा दूं। एक तरीका तो ये है, ठीक है। और दूसरा तरीका यह है कि जो मेरा तरीका होता है ना, जिसमें कि मैं चीजों को रिलेट करके कनेक्ट करके चीजों को पढ़ाता हूं, अलग अलग टॉपिक को। एक तरीका तो यह है, ठीक है। जो मेरा तरीका होगा उसमें आप कई सारी नई चीजें भी सीखेंगे, और जो बुक में दिया हुआ है वो तो आप बुक पढ़ के भी क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं। इसलिए तो मैं बोला ना मैंने आपको, 1 घंटे के लिए आप डेली किताब पढ़ेंगे, एनसीईआरटी की पढ़ेंगे, चाहे यूपी बोर्ड की पढ़ेंगे, चाहे लखमीर सिंह की पढ़ेंगे, तीनों में से एक किताब आप 1 घंटे डेली पढ़िए। क्योंकि सेल्फ स्टडी जो होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है। मैं 1 घंटे में जितना आपको सिखाऊंगा, है ना, अगर आप खुद से वो चीज पढ़ते हैं तो आप 1 घंटे में मैं 5 चीज सिखा दूं, हो सकता है, ठीक है ना। और अगर आपने 1 घंटे खुद से पढ़ी और अगर आपने वहां पर 2 ही चीज सीखी, वो 2 चीज आप परमानेंटली सीखते हो, है ना। ये चीज उसका बेनिफिट होता है सेल्फ स्टडी का। समझ में आ रहा है? क्लियर है? चलिए, तो मैं अपने तरीके से पढ़ाऊं, ठीक है, तो मैं अपने ही तरीके से पढ़ाऊंगा, तो आपको बिल्कुल निश्चिंत रहना है। मैं क्या करूंगा, जैसे कल का टॉपिक है, जैसे शुरू में समझिए मैं फूड एंड न्यूट्रिशन लूंगा, फिर मैं फोटोसिंथेसिस लूंगा, फिर उसके बाद कार्बोहाइड्रेट्स, फिर विटामिन लूंगा, फिर इसके बाद प्रोटीन मिनरल्स वगैरह जो भी हैं, फिर डाइजेशन, इसी तरह एक एक करके हम लोग चलेंगे टॉपिक वाइज। और जैसे कल हम फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे, तो फोटोसिंथेसिस से जितने भी प्रकार के सवाल बन सकते हैं उन सवालों को हम कल ही डिस्कस करेंगे, ठीक है ना, ताकि आपको लास्ट में क्लास के अंत में यह पता चले कि आपने ये चीज आज की क्लास में सीखी है। समझ रहे हैं बात को? क्लियर है ना सभी को? चलिए बहुत बढ़िया, तो स्टार्ट करेंगे हम लोग। आज से ही हम लोग स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। तो मेरा मतलब फंडा सभी को समझ में आ गया ना। टोटल साइंस के अंदर 45 टॉपिक्स होंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी को मिलाकर। और इस 45 टॉपिक्स को हम लोग डेली पहले तो थ्योरी करेंगे लगभग 45 मिनट के आसपास, और उसके बाद 15 से 20 मिनट में हम लोग लगभग 10 से 15 या 20 सवालों को डिस्कस करेंगे उसी टॉपिक के। और एक चीज, जो ऐप है आपके अनअकैडमी के ऐप, स्पेशल क्लास में हम लोग हर एक वीक में 2 स्पेशल क्लास लेंगे, जिसमें कि मैं आपको इसी साइंस का 50 क्वेश्चंस का मॉक टेस्ट करवा दूंगा, ठीक है। यानी कि टोटल मैं आपका 6 से 7 मॉक टेस्ट करवा दूंगा, जिससे कि आपकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अनअकैडमी के ऐप पर भी हो जाएगी। क्लियर है? समझ में आ गया? अविनाश जी 50-50 होगा, है ना। सुधांशु जी बताइए क्या आपका सवाल है? हाँ तृप्ति जी, अभी उसका आने वाला है बैच में भी इसी समय 9 से 10 ही आपकी क्लास होगी, है ना। सेशन को दोस्तों शेयर भी करिए सभी बच्चे, सेशन को आप लोग दोस्तों लाइक भी करें, जितने भी बच्चे देख रहे हैं ज्यादा से ज्यादा। प्रिया जी मैंने बताया वही, प्रैक्टिस सेट के लिए आप हिंदी मीडियम में घटना चक्र की किताब आंख कान बंद करके जाकर ले लीजिएगा, और प्रीवियस ईयर के लिए भी आप घटना चक्र की किताब ले लीजिएगा। और हिंदी मीडियम वाले जितने भी बच्चे हैं, मैं अपनी सलाह आपको दे दूं करंट अफेयर्स के लिए, है ना,
और आप जनरल अवेयरनेस या जनरल स्टडीज के लिए अगर घटना चक्र की किताब आपको मिल जा रही है तो वो आप जाकर लेंगे, ठीक है। क्योंकि यूपी के कोई भी एग्जाम में, है ना, आप मानकर चलिए कि 80 से 90% जो प्रश्न हैं वो उस एग्जाम से पूछे, उस मतलब किताब से पूछे जाते हैं, ठीक है। और आप एक चीज और करेंगे, जो जनरल अवेयरनेस वाले बच्चे हैं, क्योंकि समय कम है, तो जनरल अवेयरनेस वाला जो पार्ट है आपका, जिसे जनरल स्टडीज भी कहते हैं आप, वो वाला जो पार्ट है, उसके लिए आप हिंदी मीडियम वाले बच्चे कर सकते हैं कि घटना चक्र की किताब आती है जीएस पॉइंटर करके। घटना चक्र जीएस पॉइंटर करके आता है, हर एक सब्जेक्ट का आता है। ये आपका फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, पॉलिटी का, है ना, बायोलॉजी का, है ना, इसके बाद आपका हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, सभी का जीएस पॉइंटर आता है। तो वो आप जीएस पॉइंटर भी अगर आप करके चले जाते हैं, है ना, तो भी आप आराम से अच्छे से अगर करके चले जाते हैं, कवर करके चले जाते हैं, तब भी आप आराम से 70 से 80% सवाल इजीली सॉल्व कर लेंगे जनरल अवेयरनेस के, करंट अफेयर्स को छोड़कर। हाजी तमन्ना जी, यहां पर फ्री क्लासेस ही होंगी यहां पर, ठीक है। अविनाश जी बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए, है ना, बिल्कुल आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है इसके लिए। अब यहां तक किसी का कोई दुविधा है, सवाल है तो पूछ लो। हाँ ले सकते हैं प्राची जी उसका भी, ठीक है ना, बिल्कुल लेना है उसका भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए। अभिषेक कुमार जी रेलवे एसएससी के लिए आप प्लेटफॉर्म की किताब ले सकते हैं, रुक्मिणी पब्लिकेशन की किताब ले सकते हैं, ठीक है। चलिए बिल्कुल रिया जी आप चिंता मत कीजिए, चीजें कैसे कवर करनी है, किस तरीके से कवर करनी है, वो आप हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, है ना। एक एक टॉपिक जो भी आपके हैं सिलेबस के अंदर, वो एक एक टॉपिक मैं कवर कराऊंगा आपको, आपको बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। करीमा जी जीएस के लिए आप उसमें बुक ले सकते हैं, वही किरण ही ले सकते हैं आप, है ना, उसकी किताब आप ले लीजिए, ठीक है। चलिए अगले सब मुद्दे को स्टार्ट करते हैं हम लोग, यहां तक सारी बातें हो गई, अब हम लोग मुद्दे को स्टार्ट करते हैं। तो कल से हम लोग प्रारंभ करेंगे क्या, बायोलॉजी, ठीक है। तो सबसे पहले हमें यह समझना है व्हाट इज बायोलॉजी। ध्यान से अब स्टार्ट करते हैं हम लोग टॉपिक को, अब इधर उधर की बातें हो गई, ठीक है। अब हम लोग अपने मुद्दे को स्टार्ट करते हैं, अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको, कल से हम लोग बायोलॉजी स्टार्ट करेंगे। बायोलॉजी में कल का टॉपिक होगा फूड एंड न्यूट्रिशन, और उसके बाद परसों का टॉपिक होगा फोटोसिंथेसिस, है ना। और कल भी और परसों भी हम लोग लास्ट में 10 से 15 सवाल देखने वाले हैं, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया अविनाश जी। प्राची जी कोई आवश्यकता मेरे हिसाब से नहीं है उसकी, शिवम जी करवा दिया जाएगा, हाँ बिल्कुल वही तो स्टार्ट कर रहा हूं। चलिए हम लोग जब बात करते हैं बायोलॉजी की, तो सबसे पहले याद रखिएगा बायोलॉजी के बारे में। बायोलॉजी का मतलब क्या होता है दोस्तों, जीव विज्ञान हिंदी में। और बायोलॉजी की जब बात करते हैं तो ये बायोलॉजी दोस्तों दो शब्दों से मिलकर बना है, याद रखिएगा। एक वर्ड होता है जिसे हम लोग बोलते हैं बायोश, और दूसरा वर्ड होता है जिसे हम लोग बोलते हैं लोगोस। बायोस का दोस्तों मतलब क्या होता है, इसका अर्थ होता है लिविंग्स, लिविंग्स या जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, सजीव कहते हैं। और लॉगोस का मतलब क्या होता है दोस्तों, लॉगोस की मतलब होती है, इसका मतलब होता है स्टडी। स्टडी का अर्थ क्या होता है दोस्तों, इसका अर्थ होता है अध्ययन। क्या होता है इसका अर्थ, अध्ययन होता है, इस चीज को आप याद रखेंगे। यहां पर जब बात करते हैं दोस्तों, तो जब आप इन दोनों शब्दों को मिलाओगे तो इस बायोलॉजी का अर्थ क्या आएगा, स्टडी ऑफ लिविंग्स, या जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सजीवों का वर्गीकरण। क्या कहते हैं जिसे हम लोग, सजीवों का वर्गीकरण। क्लियर है यहां, सॉरी सजीवों का वर्गीकरण नहीं, ये गड़बड़ हो गया थोड़ा, सजीवों का अध्ययन इसे कीजिए, ठीक है ना। क्या होता है यहां पर, सजीवों का अध्ययन। तो हमें सबसे पहले यह समझना पड़ेगा, ठीक है। अरे नहीं रवि जी, कल तो फूड एंड न्यूट्रिशन स्टार्ट होगा कल, उसके बाद हम लोग फोटोसिंथेसिस करेंगे, फिर कार्बोहाइड्रेट करेंगे, फिर फैट एंड प्रोटीन करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग मिनरल्स करेंगे, विटामिन्स करेंगे, है ना, इस तरीके से होगा।
ठीक है रवि जी, एक दिन में कैसे फिनिश हो जाएगा? और वो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। फिर उसके बाद हम लोग डाइजेशन करेंगे, फिर रेस्पिरेशन करेंगे, इसी तरह से हमारा टॉपिक चलता रहेगा। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं दोस्तों इसकी, तो याद रखिएगा सबसे पहले कि ये लिविंग्स, लिविंग्स हम लोग किसे कहेंगे, लिविंग्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, जब हम लोग लिविंग्स के प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, कोई भी लिविंग्स और नॉन लिविंग्स में कैसे फर्क करेंगे, तो याद रखिएगा लिविंग्स के गुण या लिविंग्स के कैरेक्टर्स, लिविंग्स के गुण या लिविंग्स के कैरेक्टर। सबसे पहला जो कैरेक्टर होता है लिविंग्स का, वो क्या होता है दोस्तों, ये न्यूट्रिशन करते हैं, यानी वो पोषण करते हैं। और पोषण का अर्थ क्या होता है, वो खाने को खाते हैं, खाने को पचाते हैं, और जो दोस्तों उसके अंदर जो पोषक तत्व होते हैं, उन पोषक तत्वों को क्या करते हैं, वो यूज करते हैं। दूसरी बात करें दोस्तों, न्यूट्रिशन के बाद जो दूसरा लक्षण होता है लिविंग्स का, ठीक है, वो क्या होता है दोस्तों, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। क्या होता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, या जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, वृद्धि एवं विकास। आप देखिए, कोई भी छोटा सा आप पौधा लगाते हैं तो वो कुछ दिन में क्या हो जाता है, ग्रो हो जाता है, डेवलप हो जाता है। लेकिन वहीं पर कोई निर्जीव, जो आपके घर में कुर्सी रखा है, आपके घर में टेबल रखा है, आपके घर में मोबाइल है, क्या वो आज छोटा है, काफी कुछ दिन के बाद, एक साल के बाद, क्या वो जो मोबाइल है वो लैपटॉप में कन्वर्ट हो जाता है? क्या ऐसा नहीं होता ना। समझ रहे हैं बात को? ठीक है, इसके बाद की बात करते हैं दोस्तों, जो आपका तीसरा प्रॉपर्टी होता है लिविंग्स का, है ना, ये क्या कर सकते हैं दोस्तों, दे कैन मूव। इनमें क्या होता है, मूवमेंट होता है, यानी ये चल फिर सकते हैं। क्या कोई मोबाइल है ऐसा जो कि अपने आप रखे रखे एक जगह से दूसरे जगह तक चला जाए? कोई ऐसा नॉन लिविंग जो कि मतलब अपने आप एक जगह से दूसरे जगह चला जाए, ऐसा है क्या? नहीं हो सकता। लेकिन जो लिविंग्स हैं, इनके अंदर ये प्रॉपर्टी होती है, उनके अंदर क्या होता है, मूवमेंट होता है। इस चीज को याद रखिएगा। चौथा जो प्रॉपर्टी होता है दोस्तों लिविंग्स का, वो क्या करते हैं, रेस्पायरेशन, यानी वो क्या करते हैं दोस्तों, श्वसन करते हैं। यानी कि उनके अंदर किसका गुण पाया जाता है, श्वसन का गुण पाया जाता है। और अच्छा पता है, श्वसन की जब बात करते हैं तो श्वसन में दोस्तों हमारे शरीर के अंदर ईंधन का काम कौन करता है, ये आप बताइए। श्वसन में हमारे शरीर में ईंधन का काम कौन करता है, ये आप बताइए। सिप्रा वर्मा जी, मेरी क्लास 9 बजे ही होती है डेली। वो जो 500 सवालों की श्रृंखला जो सीरीज थी 500 क्वेश्चंस की, वो कल ही समाप्त हो गई है। आज से हम लोग थ्योरी के साथ साथ एमसीक्यू को भी स्टार्ट कर रहे हैं। ये जूनियर सुपर टेट के लिए है, और साथ ही साथ ये आपका रीट का एग्जाम हो, चाहे यूपी टेट का एग्जाम हो, चाहे केवीएस हो, चाहे कोई भी आपका एग्जाम है वनडे, सभी एग्जाम में ये आपका हेल्पफुल होगा। ठीक है सिप्रा जी, चलिए, तो याद रखिएगा दोस्तों, जब भी हम लोग बात करते हैं श्वसन के दौरान, हमारे शरीर में ईंधन का जो काम करता है, फ्यूल का जो काम करता है, वो कौन करता है, ग्लूकोज। और जब दोस्तों ग्लूकोज का कैटाबॉलिज्म होता है, तो उस समय हमारे शरीर को एनर्जी जो मिलती है, वो किस रूप में मिलती है, एटीपी के फॉर्म में मिलते हैं, यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में मिलती है। इसके बाद की बात करते हैं दोस्तों, जीवों की जो एक सबसे महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी है, सबसे जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है लिविंग्स का, वो है दोस्तों रिप्रोडक्शन। क्या है, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का अर्थ आप लोगों को पता होगा, इसका हिंदी में बोलते हैं इसे प्रजनन। और प्रजनन का मतलब होता है अपने ही जैसे लिविंग्स को बनाने की कैपेसिटी। ठीक है, अपने ही जैसे जीव को बनाने की क्षमता, उसे हम लोग क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है, जैसे कोई ह्यूमन है तो वो ह्यूमन को जन्म देगा, कोई एनिमल है तो एनिमल को जन्म देगा, और कोई प्लांट है तो कोई प्लांट को जन्म देगा। ऐसा नहीं है कि ह्यूमन किसी प्लांट को या ह्यूमन किसी एनिमल को जन्म दे देगा। क्लियर है पॉइंट? अपने ही जैसे जीव को बनाने की क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं। इस चीज को आप याद रखिएगा। और रिप्रोडक्शन में दोस्तों जो सबसे महत्वपूर्ण स्टेज होता है, दैट इज फर्टिलाइजेशन, या जिसे हम लोग निषेचन कहते हैं। निषेचन का मतलब होता है स्पर्म और ओवम, यानी शुक्राणु और अंडाणु का मिलकर किसका निर्माण करना, जायगोट यानी युग्मनज का निर्माण करना। मेरा प्रश्न आपसे है कि हमारे शरीर के अंदर, ह्यूमन बॉडी में निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन कहां पर होता है, यह आपको बताना है। बताइए, ह्यूमन बॉडी में फर्टिलाइजेशन या जिसे हम लोग निषेचन कहते हैं, यह कहां पर होता है, यह आपको बताना है। तो सभी लोग इसका उत्तर दीजिएगा।
हाँ जी, जितने भी बच्चे देख रहे हैं सभी बच्चे बताएं। और इसी तरह दोस्तों सेशन को आप लोग सभी बच्चे, सभी छात्र सेशन को शेयर भी करें, सभी छात्र सेशन को लाइक भी करते रहिए। ये तो पूनम जी नोटिफिकेशन में देखना पड़ेगा कब तक का वो ले रहे हैं। हाँ बिल्कुल फालोपियन ट्यूब है, बिल्कुल सही जवाब है आपका। फालोपियन ट्यूब इज द करेक्ट आंसर, जिसे हम लोग अंडवाहिका कहते हैं। तो चलिए लिविंग की प्रॉपर्टी तो हमें समझ में आ गई। अब देखिए एक व्यक्ति थे, ध्यान से समझिएगा चीजों को, एक एक पॉइंट को समझना है आपने, क्योंकि अगर मैं कुछ बोल रहा हूं तो इसका मतलब वो एग्जाम में पूछा जा सकता है, तभी मैं बोल रहा हूं। एक व्यक्ति थे जिनका नाम था कार्लस लीनियस। क्या नाम था उनका? कार्लस लीनियस। इस कार्लस लीनियस के बारे में याद रखेंगे दोस्तों कि इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, कौन सी? जिसका नाम था सिस्टेमा नेचुरी। कौन सी किताब थी? सिस्टेमा नेचुरी। और इस सिस्टेमा नेचुरी नामक किताब में इन्होंने लिखा कि लिविंग्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट, यानी कि लिविंग्स को दो भागों में बांट सकते हैं। इन्होंने क्या लिखा इस किताब में? लिविंग्स को, सजीवों को दो भाग में बांटा जा सकता है। एक हो सकते हैं क्या? एनिमल हो सकते हैं, या जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? जंतु। और दूसरे क्या हो सकते हैं? प्लांट हो सकते हैं, यानी जिसे हम लोग क्या कहते हैं? पादप। ठीक है, यानी कि सबसे पहली बार लिविंग्स को क्लासिफाई किया किन्होंने? कार्लस लीनियस ने। किस किताब में? सिस्टेमा नेचुरी में। इसलिए दोस्तों इस कार्लस लीनियस साहब को हम लोग क्या बोलते हैं? फादर ऑफ टेक्सोनॉमी। क्या बोलते हैं इन्हें? वार्गिकी का पिता। तो वार्गिकी का पिता दोस्तों कौन है? कार्लस लीनियस हैं। कई बार आपसे सवाल पूछा जा चुका है। आपसे कई बार यह भी सवाल पूछा जा चुका है कि सिस्टेमा नेचुरी नामक किताब किसने लिखी? तो याद रखिएगा ये कार्लस लीनियस ने लिखी है। अगर आपसे यह पूछा जाए व्हाट इज टेक्सोनॉमी, तो टेक्सोनॉमी के बारे में आपको पता होना चाहिए। टेक्सोनॉमी की जब बात करते हैं दोस्तों, तो आपका जो स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन होता है, वर्गीकरण का जो अध्ययन होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड टेक्सोनॉमी। ठीक है, साथ ही साथ याद रखेंगे दोस्तों इन्हें क्या कहा जाता है? फादर ऑफ, क्या कहा जाता है? नॉमेनक्लेचर, यानी नाम पद्धति का पिता। हिंदी में लिख लीजिएगा, नाम पद्धति का पिता। यह भी किसे कहते हैं? कार्लस लीनियस को ही कहा जाता है, याद रखेंगे। अब आप कहेंगे सर व्हाट इज नॉमेनक्लेचर, व्हाट इज नाम पद्धति? तो याद रखेंगे दोस्तों नाम पद्धति का अर्थ होता है साइंटिफिक नेम। जो जंतुओं के वैज्ञानिक नाम हैं या पादपों के वैज्ञानिक नाम हैं, जैसे ह्यूमन का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सैपियंस है। लोटस का, कमल का क्या है? पेरिफेरा नीलाम्बो है। व्हीट का क्या है? ट्रिटिकम ऑटिवियम है। धान का क्या है? ओरिजा सटाइवा है ना। इसी तरह दोस्तों कई सारे मतलब लिविंग्स के अलग अलग साइंटिफिक नाम है। काउ का बास इंडिकस है ना। इसी तरह बनाना है, उसका मूसा पैराडीसियाका है ना। इसी तरह अलग अलग लिविंग्स हैं, उनके अलग अलग क्या है? साइंटिफिक नाम है। तो इसे आपको याद रखना है। ठीक है, तो फादर ऑफ नोमेनक्लेचर, ये जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है, साइंटिफिक नेम, ये भी चूंकि कार्लस लीनियस ने दिया था, तो इसलिए उन्हें क्या कहा जाता है? फादर ऑफ नोमेनक्लेचर भी कहते हैं। इस चीज को याद रखेंगे। अगले मुद्दे की तरफ चलें तो दोस्तों याद रखेंगे कि चूंकि अब लिविंग्स को दो भागों में क्लासिफाई कर दिया गया था, इसलिए दोस्तों इस बायोलॉजी को भी फर्दर कितने भागों में क्लासिफाई किया गया? दो भागों में क्लासिफाई किया गया। एक हो गया दोस्तों जिसे हमने क्या कहा? जूलॉजी, और एक जिसे हमने क्या कहा? बॉटनी। ठीक है, जब हम बात करते हैं दोस्तों जूलॉजी की, इसे कहते हैं हिंदी में जंतु विज्ञान। क्या बोलते हैं इसे हम लोग हिंदी में? जंतु विज्ञान। और ये जो बॉटनी है दोस्तों, इसे हम लोग क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड पादप विज्ञान। नाम से ही पता लग रहा है, इसमें हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? स्टडी ऑफ एनिमल्स, यानी कि जंतुओं का अध्ययन। और इसमें दोस्तों हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? स्टडी ऑफ प्लांट्स, यानी कि पादपों का अध्ययन यहां पर होगा। आ रहा है सभी को समझ में? जितने भी बच्चे देख रहे हैं, मैं सभी बच्चों से बोलूंगा, अगर आप देख रहे हैं और नोट्स अगर आप नहीं बना रहे हैं तो देखने का कोई फायदा नहीं है।
अगर आप देख रहे हैं और आपके पास अगर नोट्स नहीं है तो आप नोट्स जरूर बनाएं, ताकि जब आपके पास 4 से 5 दिन रहेंगे एग्जाम में तो ये नोट्स उस समय आपके किसका काम करेंगे, एक तरह से वो कहते हैं ना कि जो लास्ट समय में जो आपका मतलब रामबाण की तरह काम करेगा ये आपका लास्ट के 4-5 दिन में। ठीक है ना, अगर आपके पास प्रॉपर नोट्स रहेंगे तो। ठीक है, क्लियर है यहां तक? सभी को समझ में आ रहा है? चलिए इसके बाद की बात करते हैं दोस्तों, सेशन को दोस्तों आप लोग शेयर भी करिए, सभी बच्चे सेशन को लाइक भी करिए। अब कहेंगे सर इतना जो आपने मतलब बोला, ये सारी चीजें जो आपने बायोलॉजी के बारे में बताई, हमारे काम का क्या है? हमारे काम में यहां पर हमसे क्या पूछा जाएगा एग्जाम में, आप ये बताइए। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि फादर ऑफ क्लासिफिकेशन कौन, सिस्टेमा नेचुरी किताब किसने लिखी, बायनोमियल नोमेनक्लेचर किसने दिया, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी किसे कहते हैं। ठीक है, तो सर और क्या पूछा जा सकता है? और आपसे पूछा जा सकता है, पहला पॉइंट लिखेंगे, बायोलॉजी वर्ड इज क्वाइंड बाय। सबसे पहला पॉइंट जो आपसे पूछा जाएगा, बायोलॉजी वर्ड इज क्वाइंड बाय हुम, तो याद रखिएगा क्वाइंड बाय लैमार्क। यानी कि बायोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किसने की, तो बायोलॉजी शब्द किसने दिया या बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, तो वो किया दोस्तों लैमार्क ने। दूसरा क्या पूछा जा सकता है? आपसे पूछा जा सकता है हु इज फादर ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी के पिता कौन हैं, जीव विज्ञान के पिता कौन हैं? तो दोस्तों उनका नाम है अरिस्टोटल, या जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, अरस्तु। क्या कहते हैं इन्हें? अरस्तु कहते हैं। ठीक है, तीसरी बात आपसे पूछा जा सकता है हु इज फादर ऑफ बॉटेनी, बॉटेनी के पिता कौन हैं? तो बॉटेनी के पिता हैं दोस्तों आपके थियोफ्रास्टस। क्या नाम है उनका? थियोफ्रास्टस। अगर आपसे यह पूछ लिया जाए हु इज फादर ऑफ जूलॉजी, जूलॉजी यानी जड़त्व विज्ञान के पिता कौन है, तो याद रखिएगा दोस्तों वो भी कौन है, एरिस्टोटल ही हैं। इस चीज को आप याद रखेंगे। क्लियर है यहां तक? सभी को समझ में आ रहा है? सेशन को दोस्तों अच्छा लग रहा है, सेशन मजा आ रहा है, चीजें आप सीख रहे हैं, तो सेशन को आप लोग शेयर और लाइक भी करेंगे। अगला सवाल आपसे पूछा जा सकता है हु इज फादर ऑफ मेडिसिन। कहेंगे सर ये मेडिसिन क्या होता है, व्हाट इज मेडिसिन, या इसे हिंदी में लिखेंगे चिकित्सा पद्धति का पिता, है ना, चिकित्सा पद्धति का पिता या चिकित्सा विज्ञान का पिता किसे कहेंगे। तो दोस्तों सबसे पहला आप मेडिसिन के बारे में समझिएगा। जब भी आपको फीवर होता है, कफ होता है, कोल्ड होता है, बॉडी में पेन होता है, हेडेक होता है, कहीं पर फ्रैक्चर कुछ भी हो जाता है, तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर क्या करता है, मेडिसिन लिखता है और आप चीजें आपकी ठीक हो जाती है ना। तो ये जो दोस्तों मतलब इस तरह का जो विज्ञान है उसे हम लोग बोलते हैं मेडिसिन कहते हैं, उसे चिकित्सा विज्ञान कहते हैं। और इसका पिता किसे कहा जाता है दोस्तों, इसका पिता कहा जाता है किसे, हिपोक्रेट्स को कहते हैं। और कई बार इसी सवाल को आपसे घुमाकर पूछते हैं। कैसे घुमाकर पूछते हैं? आपसे डायरेक्टली नहीं पूछेंगे हु इज फादर ऑफ मेडिसिन, आपसे पूछेंगे जो डॉक्टर होते हैं जब उनकी डिग्री कंप्लीट होती है तो उनके किनके सिद्धांतों की शपथ दिलाते हैं उन्हें, याद रखिएगा उन्हें किनके सिद्धांतों की शपथ दिलाते हैं, हिपोक्रेट्स के सिद्धांतों की शपथ दिलाते हैं। इस चीज को आप याद रखिएगा। अगला सवाल आपसे पूछा जा सकता है हु इज फादर ऑफ होम्योपैथी, होम्योपैथी का पिता कौन किसे कहा जाता है ना, होम्योपैथी का पिता किसे कहा जाता है, आपसे यह सवाल पूछा जा सकता है। याद रखिएगा दोस्तों होम्योपैथी का पिता कहा जाता है किसे, हनीमैन साहब को, जिनका पूरा नाम है सैमुअल हनीमैन। और इस हनीमैन साहब का बर्थडे होता है कब, याद रखिएगा 10 अप्रैल को। इसलिए 10 अप्रैल को हम लोग क्या मनाते हैं, वर्ल्ड होम्योपैथी डे मनाते हैं। इस चीज को भी आप याद रखेंगे। क्लियर है यहां तक? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं होता है, काफी बेनिफिशियल होता है ना संजय जी। प्रदीप सिंह ठाकुर जी, आपसे ज्यादा चिंता हमें है आप लोगों की, है ना, तो आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, है ना। मैं यहां पर हूं आप लोगों के लिए, बिल्कुल मैं कराऊंगा एक एक चीज। और बिल्कुल जैसे आपने सीटेट अच्छे मार्क्स से क्लियर किए हैं उसी तरह आप ये जूनियर एडिट जो सुपर टेट है ये भी आप अच्छे मार्क्स से करोगे, है ना। साइंस की तो मैं गारंटी लेता हूं कि आप आराम से 45 के आसपास मार्क्स लाओगे, जितना मैं करा रहा हूं उतना, अगर आपने अच्छे से किया है तो। क्लियर है यहां तक? चलिए, हाँ जी बिल्कुल आएगी काम, अविनाश जी बिल्कुल काम आएगी वो भी।
यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना? किसी को यहां तक कोई परेशानी तो नहीं है ना? आगे चलूं अगले सवाल, अगले मुद्दे पर। सेशन को दोस्तों शेयर भी कर दिया करो, थोड़ा आप लोग लाइक भी कर दिया करो। अगले सवाल, अगला जो आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों, हु इज फादर ऑफ जेनेटिक्स? कभी अगर आपसे पूछा जाए हु इज फादर ऑफ जेनेटिक्स, तो फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है दोस्तों? ग्रेगर मेंडल। कौन है? ग्रेगर मेंडल हैं, आप लोग जानते हैं, जिन्हें हम लोग बोलते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल। इन्होंने दोस्तों जीन की खोज करी थी। किसमें करी थी जीन की खोज? तो आपको पता है किसमें करी थी? पी प्लांट यानी मटर के पौधे में, जिसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? पाइसम सटाइवम। इसे हिंदी में कहेंगे अनुवांशिकी का पिता। क्या बोलेंगे? अनुवांशिकी का पिता। कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल साहब हैं, याद रखेंगे। अगला आपसे पूछा जा सकता है हु इज फादर ऑफ इवोल्यूशन? इवोल्यूशन का पिता किसे कहेंगे, है ना? यानी कि इवोल्यूशन का पिता किसे कहेंगे? विकासवाद का पिता किसे कहेंगे? याद रखिएगा दोस्तों, विकासवाद का पिता कहा जाएगा किसे? चार्ल्स डार्विन को। क्या किसे कहेंगे? चार्ल्स डार्विन को। और चार्ल्स डार्विन ने दोस्तों एक किताब भी लिखी थी इवोल्यूशन के ऊपर। याद रखिएगा दोस्तों, ये कौन सी किताब लिखी थी? ये लिखी थी दोस्तों ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। कौन सी किताब लिखी थी? ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। अगर आपसे कभी यह पूछा जाए कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट थ्योरी किसने दी थी, तो याद रखिएगा दोस्तों, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट थ्योरी भी किसने दी थी? चार्ल्स डार्विन नहीं दी थी। इस चीज को भी आप याद रखेंगे। क्लियर है यहां तक? अगला सवाल आपसे पूछा जा सकता है हु इज फादर ऑफ वैक्सीनेशन? है ना? क्या पूछा जा सकता है आपसे? हु इज फादर ऑफ वैक्सीनेशन यानी टीकाकरण का पिता किसे कहते हैं? तो दोस्तों याद रखिएगा, टीकाकरण का पिता कहा जाता है किसे? एडवर्ड जेनर को। लिख लीजिएगा, एडवर्ड जेनर को हम लोग बोलते हैं टीकाकरण का पिता या फादर ऑफ वैक्सीनेशन कहते हैं। क्लियर है पॉइंट? और एडवर्ड जेनर को फादर ऑफ वैक्सीनेशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि दोस्तों इन्होंने ही, याद रखिएगा, सबसे पहला टीका डेवलप किया। सबसे पहले वैक्सीन इन्होंने डेवलप किया था किसका? याद रखिएगा, स्मॉल पॉक्स का या चेचक का। क्लियर है यहां तक? चलिए, तो दोस्तों आज के लिए हमने बायोलॉजी में देखा इंट्रोडक्शन क्या है। कल से हमारा मुद्दा स्टार्ट होगा जिसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे फूड एंड न्यूट्रिशन। फिर हम लोग कल कुछ सवाल भी देखेंगे और उसके बाद दोस्तों परसों से ही हम लोग दोस्तों स्टार्ट करेंगे क्या? परसों हम लोग फोटोसिंथेसिस से स्टार्ट करेंगे और उससे रिलेटेड हम लोग सवाल को देखने वाले हैं। तो यहां तक किसी का कोई दिक्कत, किसी का कोई समस्या है तो आप लोग बताएंगे। देखिए संजय जी, मैं फैक्ट अगर बताऊं, वो अगर चाहेंगे, वो अगर मतलब उनका तो मन होगा कि सभी के पिता हम ही हो जाएं। मतलब जितना भी विज्ञान है ना, जितना भी साइंस है ना, सबका नाम बदलवा दें अगर उनका बस चले तो। ठीक है, चलिए, यहां तक किसी का कोई दिक्कत है, कोई समस्या है तो बताइए, फिर हम लोग अगले मुद्दे पर चलेंगे और बाकी कल की क्लास में मिलेंगे हम लोग इसी तरह जैसे आज ने हमने इंट्रोडक्शन देखा। कल से हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, ऐसे करके डे 45 में आपका पूरा साइंस कवर और साथ साथ सवालों के साथ कवर होगा, है ना? सबसे बड़ी बात तो ये है। ठीक है, हो सकता है कभी 1 घंटे की क्लास हो, कभी 1 घंटे 10 मिनट की भी हो जाए, कभी 1 घंटे 15 मिनट की भी हो जाए, तो इसके लिए आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। चलिए ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं हम लोग फिर कल की क्लास में 9 बजे। तब तक के लिए आप लोग इसी तरह हमारे साथ बने रहिए, हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। अच्छा, आप लोगों को दोस्तों ये भी करना है ना, क्या करना है चलिए देखते हैं। हाँ, आप लोगों ने वीडियो को लाइक भी कर देना है, शेयर भी कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। और ये हेलो टीचर्स टेलीग्राम चैनल है, आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे ताकि आपको वीडियोस के लिंक, वीडियोस की इन्फॉर्मेशन मिल जाए। और ये कोड है मेरा, जब भी आप ये कोड यूज करते हैं अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन पर, तो इस कोड से आपको 10% तक का डिस्काउंट मिलेगा। हाँ बिल्कुल, चिंता मत कीजिए रिया जी, मैं प्रयास करूंगा भरपूर, जहां तक मैं कोशिश करूंगा कि मैं चीजों को हिंदी में आपको साथ साथ इंटरप्रेट करता चलूं, है ना? लेकिन कुछ साइंटिफिक टर्म्स ऐसे होते हैं जो हिंदी में नहीं होते, है ना? तो वो सिर्फ नहीं होंगे, बाकी मैं प्रयास अपने तरह से पूरा करूंगा कि मैं चीजों को हिंदी में भी करवाऊं आपको साथ साथ। बहुत बढ़िया। चलिए, तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।